बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बार चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि जब हम क्वेश्चन करें तो एक तो हमें ये कंफ्यूजन ना हो कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो फॉर्मूले में सिंबल्स यूज हो रहे हैं हमें उन सबके मीनिंग्स और यूनिट्स भी रिवाइज हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं करंट के लिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस हो रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट है। और इस क्यू को हम रखते हैं बाय द क्वांटाइजेशन NE रख सकते हैं हम इसको, तो NE अपॉन टी। तो हमारे पास I के लिए Q अपॉन टी एंड E अपॉन टी ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और T तो टाइम है ही, ये चार्ज है, यूनिट हो गई इसकी कूलम, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। बच्चों, अब ये करंट को ही हम ऐसे भी लिख लेते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है कि अगर हमें कुछ चार्ज की वैल्यू गिवन है और उसकी हेल्प से हमें करंट फाइंड करना है, वेयर जो ये जो टाइम है ये है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, टी की वैल्यू बहुत कम है, मीन्स इस फॉर्मूले में हम क्या लेते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो उस कंडीशन में हम क्यू का डिफ्रेंशिएशन करके आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसी को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। जैसे ये डी टी को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्यू, और इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी। ये तब के लिए है जब करंट की वैल्यू टी पर डिपेंड कर रही है, स्टेडी करंट नहीं है, वेरिएबल करंट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सपोज हमें करंट की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी है, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, कुछ इस तरीके से अगर हमें करंट की वैल्यू गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन करके चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करंट के लिए कुछ फॉर्मूले आ गए हैं, या इनसे हम चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आर आई। V वोल्टेज है, I करंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, और V और I का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। अब ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है और वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो इससे हमारे पास एक और रिलेशन आता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, R क्या है, रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट क्या है, ओम। यहाँ पर हमें जो टर्म दिख रही है ये रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो मटेरियल चेंज होने पर ही चेंज होगी, या टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होती है, लेंथ या एरिया चेंज करने पर चेंज नहीं होती। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ, टेम्परेचर पर डिपेंड वो ज़रूर करती है। अब इसी फॉर्मूले को बच्चों हम कुछ और एक फॉर्मूले के टर्म में लिख लेते हैं। अलग अलग जैसे वायर्स है ना, तो रो1 इज इक्वल टू रो2 रख के ऐसे लिख सकते हैं, R1 A1 अपॉन L1 इज इक्वल टू R2 A2 अपॉन L2। ये कब है, जब जो दो वायर हैं वो सेम मटेरियल के हों। सेम मटेरियल वायर्स के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं, और यही फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक, तो यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमको रेशो फाइंड करना है रेजिस्टेंस का। बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये इसी में ही यूज़ होंगे, ये कहीं पर आप कोई भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ में आ जाएंगे। बच्चों, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के टॉपिक में हम एक बात का और ध्यान रखेंगे कि अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और एरिया डिक्रीज होता है, लेकिन ऐसे में क्या है कि जो वॉल्यूम है वो उसका वो कांस्टेंट रहता है, V1 इज इक्वल टू V2।
मतलब अगर किसी वायर को किसी भी तरह से उसकी शेप चेंज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं A1L1 इज इक्वल टू A2L2। ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम है तो L1 अपॉन L2 की वैल्यू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये भी हमें कई क्वेश्चन में काम आता है। किसी वायर की शेप चेंज की गई है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और ऐसे में हमारे पास एक रिलेशन ये आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूले में बच्चों हम ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो है ना वो लिख लेते हैं। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू J रो। यहाँ पर E तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है। J जो है वो क्या है? J है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? J इज इक्वल टू I अपॉन A। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। E इज इक्वल टू J इंटू रो, जहाँ पर J क्या है? I अपॉन A। किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है वो उसकी करंट डेंसिटी होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इधर ये करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये जो रो है बच्चों ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो इस रेजिस्टिविटी को ही हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा, ये यहाँ पर सिग्मा जो है वो क्या है? कंडक्टिविटी। जितना कोई करंट को रेजिस्ट कर रहा है उस अमाउंट को हम रेजिस्टिविटी से मेजर करते हैं, तो जितनी एक इजीनेस है करंट के फ्लो होने की उसको हम कंडक्टिविटी से मेजर करते हैं। तो अब यही फॉर्मूला जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला फॉर्मूला रेजिस्टिविटी की टर्म में था, इसको हम कंडक्टिविटी की टर्म में लिख लेते हैं। तब कैसे लिखेंगे हम? J इज इक्वल टू सिग्मा E। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो 1 अपॉन J को हमने क्या लिख लिया? सिग्मा। तो ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं। और ये कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी सभी के फॉर्म में हमने ये फॉर्मूले लिख लिए हैं। करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? करंट पर यूनिट एरिया से आप देखिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी? ओम का इन्वर्स मीटर का इन्वर्स। ये हम यहाँ से फॉर्मूले से देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का। जब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला ये लिखेंगे ना, इधर ही हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। तो इससे ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट आती है ओम मीटर। और जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो यूनिट का भी रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये यूनिट आ जाती है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस E बाय M इंटू टॉ। ये जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसलिए ये यहाँ पर माइनस साइन भी लगाया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये माइनस साइन वही शो करता है कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन की, ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर। ठीक, तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तो जैसे यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड वही हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमको पता ही है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रॉन कूलम में आ जाएगा। M मास है। ये जो टॉ है बच्चों ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयंस के साथ कोलाइड करते रहते हैं, तो जितनी देर उनका कोलिजन नहीं होता, मीन्स टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है जिसमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और टाइम है तो इसकी यूनिट सेकेंड में ही होगी। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही यूज़ करते हुए करंट के साथ इसका रिलेशन लिखेंगे। I इज इक्वल टू NEAVD। I इलेक्ट्रिक करंट है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन है ही यहाँ पर। A क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया VD।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। ये जो अभी तक हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हीं की हेल्प से हम करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, NE² बाय m tau E। ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, J इज इक्वल टू I अपॉन A का फॉर्मूला लेके, इसी फॉर्मूले को, और I की जगह हम NEAVD रख देंगे और VD की ये वाली वैल्यू रख देंगे, तो सॉल्व करके हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। J को हमें क्या रखना है, I अपॉन A, I को क्या रखना है हमें, NEAVD, और फिर यहाँ पर VD की वैल्यू हम रख देंगे E बाय m इंटू टॉ। तो जब हम VD को इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ तो आप ये देख रहे हैं इसे कट गया, E² इधर आ जाएगा तो NE² और ये अपॉन का m इधर, टॉ बच गया और E बच गया। तो ठीक है, J का ये फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला करंट डेंसिटी की टर्म में हो गया। अब हम इसको देख सकते हैं कंपेयर करके, J इज इक्वल टू सिग्मा E, मतलब E के अलावा जो भी वैल्यू है वो क्या है, कंडक्टिविटी है। यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाती है, NE² बाय m इंटू टॉ, जिसको हम नेक्स्ट फॉर्मूले की टर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये पूरा ये क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 13। अब हम इसके बाद मोबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला मोबिलिटी के लिए, मोबिलिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्योंकि ऐसा होता है ना बच्चों, कोई मटेरियल ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, कोई इतना अच्छा नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है उसकी मोबिलिटी पर। मीन्स अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जा रही है तो किसी वायर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ड्रिफ्ट होते हैं, किसी में कम ड्रिफ्ट होते हैं, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा ड्रिफ्ट उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी, मतलब उतना अच्छा वो कंडक्टर होगा। अब यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख के इसका रिलेशन एक और निकाल लेते हैं। VD की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ से, तो VD की वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा E टॉ बाय m। तो मोबिलिटी के लिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो इन दोनों को हम इक्वल करके भी लिख सकते हैं ऐसे, VD अपॉन E इज इक्वल टू E टॉ अपॉन m। ठीक, ये है नंबर 14 फॉर्मूला। तो मोबिलिटी भी लिख लिया हमने। अब इसके बाद टाइम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। हमने जब रेजिस्टिविटी पढ़ा था तो हमने बात की थी कि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे। किस पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि जिस वायर की हमें रेजिस्टिविटी देखनी है उसका अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो कैसे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे, रो T इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ये है फॉर्मूला टेम्परेचर डिपेंडेंस का। और यहाँ पर ये जो अल्फा है ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अभी अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किसी मटेरियल की किस तरीके से चेंज हो रही है। अल्फा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि मेटल्स के लिए और अलॉय के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए ये नेगेटिव होता है। तो आप थ्योरी में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पर इसी फॉर्मूले से बच्चों हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाता है, हम अल्फा की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू रो T माइनस रो नॉट। ठीक है, हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया और उसके बाद ये रो नॉट को हम इस साइड ले गए और यहाँ पर हमारे पास ये बच गया अब रो नॉट यहाँ नीचे और T माइनस T नॉट। ठीक है, इस T माइनस T नॉट को हम डेल्टा T भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम डेल्टा T भी रख सकते हैं। ये T टेम्परेचर है, ये आपको समझ ही आ रहा होगा, और ये रेफरेंस पॉइंट का टेम्परेचर जो भी लिया गया है वो है। मतलब जब से टेम्परेचर को नोट करना शुरू किया
तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट का टेम्परेचर वो टी नॉट हो गया और टी हो जाता है किस टेम्परेचर तक देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर है ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस पॉइंट, और अल्फा आपको पता ही है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ले लिया जाता है, तो ये हमारे पास अल्फा का फॉर्मूला आ जाता है, रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं कि टी है ये टेम्परेचर। बच्चों ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस की टर्म में लिख सकते हैं अगर वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो तो हम इसको लिख देंगे आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा और अलग तरीके से लिख लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पर भी दिया हुआ है, और हमसे बोला जाए कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पे रेजिस्टेंस इतना हो जाए, मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस की 3 वैल्यूज़ हों, 0 पर, 100 पर और टी पर। ऐसे टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100। जो ये फॉर्मूला कैसे आया आपको समझ आ गया। यहाँ पर ये जो हमारे पास ये ना, ये इससे हम इस फॉर्मूले को निकाल लेते हैं कि हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक रेजिस्टेंस हमें टी डिग्री सेल्सियस पर भी दिया हुआ है, तो हम वो टी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मीन्स हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू जब हम आइस पॉइंट ले रहे हैं इसका कि आइस के साथ, तो आइस के लिए टेम्परेचर क्या लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ यहाँ पर टी बच जाएगा। और इसी को ही जब स्टीम के लिए लिया जाएगा तब क्या आएगा, टी की जगह 100 आ जाएगा, और यहाँ पर यही आइस से हमको स्टीम तक के लिए टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, मतलब आर नॉट तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है ही, तो आर नॉट अब की बार क्या आ जाएगा यहाँ पर 100, टी माइनस टी नॉट करना है और टी की जगह क्या है 100, तो 100 माइनस 0। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले को जब हम इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो इन रिलेशन से हमारे पास ये आ जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के हो गए थे कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, अल्फा पॉजिटिव है मेटल्स के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, अल्फा की यूनिट की बात और कर लेते हैं। अल्फा जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ऐसे ही यहाँ पर भी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल हो गई, तो इसके साथ सिर्फ टी बचा, तो ये टी दूसरी साइड इन्वर्स में आ जाएगा। अब उसके बाद फिर है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो हम P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं। अब V को अगर हम रख देते हैं आई आर, तो यही फॉर्मूला हमारे पास आई स्क्वायर आर हो जाता है, और अगर इसमें हम वैल्यू रख देते हैं I की V अपॉन आर, तो यही फॉर्मूला हमारे पास P स्क्वायर अपॉन आर के लिए हो जाता है। P यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है, V वोल्टेज है, I करंट है। तो किसी भी डिवाइस की जो पावर है वो V इंटू आई के इक्वल होती है। पावर तो किसी की भी फिक्स होगी ना, आपने देखा होगा जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं उस पर उसकी पावर लिखी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो भी हम यूज़ करते हैं तो उस पर उसकी पावर लिखी हुई होती है, तो वो पावर V इंटू आई के इक्वल होती है। अगर करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर, वोल्टेज कांस्टेंट है तो V स्क्वायर अपॉन आर, इस तरीके से हम लिख लेते हैं। एक इसमें पावर ट्रांसमिशन के लिए हम फॉर्मूला और लिखते हैं। पावर ट्रांसमिशन मतलब जैसे हमारी एक डिवाइस है, कहीं पर उसको पावर डिलीवर करनी है कुछ,
और पावर हाउस से वो पावर वहाँ तक आएगी डिवाइस तक। तो हमको पता है पावर हाउस तो बहुत दूर होते हैं, तो फिर बड़े बड़े केबल्स जो होते हैं उनके थ्रू लाया जाता है पावर को। तो जब वायर में करंट ट्रैवल करता है तो करंट का लॉस होता है, मींस पावर डिसिपेशन हो जाता है। तो सपोज हमारी एक ये कोई डिवाइस है आर, इस डिवाइस पर पावर हाउस से कुछ पावर लाई जा रही है। इस डिवाइस को कितनी पावर चाहिए? पी पावर चाहिए, मींस वी आई पावर चाहिए। अब जो बाहर से पावर लाई जा रही है उसमें क्या हो रहा है? लॉस हो जा रहा है एनर्जी का। तो पावर लॉस यूज हो जा रहा है, तो केबल के थ्रू ला रहे हैं, तो सपोज वो पी सी हमने लिख लिया कि ये है डिसिपेटेड पावर, कितना लॉस हो गया। तो अब P के लिए फॉर्मूला हमको क्या पता है? यहाँ पर करंट इस वायर में सपोज I है तो I स्क्वायर इंटू आर, इस तरीके से लिखेंगे। I की वैल्यू यहाँ से हम P अपॉन V रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से PC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? P स्क्वायर R अपॉन V स्क्वायर। ठीक है, इस I की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी P अपॉन V से। तो यही हमारा नेक्स्ट फार्मूला है। पावर डिसिपेटेड किसी भी केबल के थ्रू जो भी पावर का लॉस हो रहा है, तो पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू आर। तो हम देख सकते हैं कि वोल्टेज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये लॉस कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन बहुत हाई वोल्टेज वाले वायर्स के थ्रू होता है। हाई वोल्टेज हाई टेंशन वायर, ऐसे आपने सुना होगा कि 10,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट कैरी कर रहे हैं ये वायर, बहुत ही डेंजरस होता है, उनके पास जाने के लिए मना करते हैं। तो हाई वोल्टेज किस लिए किया जाता है? जिससे पावर लॉस कम हो जाए। तो ये उसी का फॉर्मूला हो गया। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए गए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और जितने भी होंगे हम इसी तरीके से इनको ऐड करते चले जाते हैं। यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है जब हम पैरेलल के लिए लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और जितने भी आते हैं हम ऐसे ही उनको आगे तक लिखते चले जाते हैं पैरेलल के लिए। अगर ये सारे आइडेंटिकल हों, मतलब सब रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल हों, इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये सब इक्वल हों, तो हम इनको R के इक्वल मान लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? RS किसके इक्वल आ जाएगा? NR के, और 1/RP जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? N/R। ठीक है ना, ये ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। ये R कॉमन है तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूले आ जाते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कंडीशन के लिए। तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गए। इसके बाद आ जाते हैं हम सेल पर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल EMF इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक के लिए बच्चों हमारे पास रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पर V टर्मिनल वोल्टेज है किसी सेल के थ्रू, और ये E है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और I तो करंट है ही, R है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जिस टाइम सेल यूज में नहीं है, सर्किट ओपन है, तो उस टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये EMF होता है। और किसी भी सेल के अंदर भी एक करंट फ्लो हो रहा होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है, उसको रेजिस्ट करने वाला जो रेजिस्टेंस है वो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो कोई भी सेल जब सर्किट में यूज किया जाता है तो उसका EMF डिक्रीज होने लगता है ना, कुछ वोल्टेज का लॉस हो रहा होता है। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है V, इसका फॉर्मूला होता है E माइनस IR। ठीक, अब इस V को भी हम क्या रख सकते हैं? IR। अगर कोई सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो V को IR रख देते हैं। तो E माइनस IR, इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? I इज इक्वल टू E अपॉन
R प्लस R। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर हो गया जब सर्किट में सेल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, सेल इज इन यूज। जिस टाइम सेल चार्ज हो रहा होता है तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर अब ये सेल चार्ज हो रहा है। तो ये ईएमएफ और सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूले हो गए। अब जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें अगर हमको मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाए। तो E अपॉन आर, इस कंडीशन में क्या है, R की वैल्यू ज़ीरो। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में, मतलब जो भी डिवाइस यूज़ की जा रही है उस डिवाइस का रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो करंट क्या हो जाएगा, सेल का ईएमएफ अपॉन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ सेल में होगा ही, तो ये तो ज़ीरो नहीं लेंगे, लेकिन जो डिवाइस यूज़ की जा रही है उसका रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो तो करंट मैक्सिमम जाएगा। हालांकि ऐसे होता नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता ही है। एक सिंपल वायर भी लिया जाता है तो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए। तो सेल के कॉम्बिनेशन में जिस टाइम पर सेल सीरीज में जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सेल का भी कॉम्बिनेशन रहता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स को जब सीरीज में लेते हैं तो फिर बिल्कुल इसी तरीके से हम जैसे रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है बिल्कुल ऐसे ही फिर हम यहाँ पर सेल के ईएमएफ के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। मतलब अगर दो सेल लिए हुए हैं तो E इक्विवेलेंट ईएमएफ का सम, ठीक है, फॉर टू सेल्स इक्विवेलेंट ईएमएफ इज इक्वल टू E1 प्लस E2। n सेल होंगे तो हम ऐसे ही इसको आगे तक करते चले जाएंगे। और सेम ऐसे ही R इक्विवेलेंट के लिए भी आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का है वो भी ऐसे ही ऐड होता चला जाता है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इस तरीके से लिखते हैं, E इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, और इसी तरीके से आगे आते चले जाते हैं। और रेजिस्टेंस का सिर्फ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर अब हम देख रहे हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल में हम एक फर्स्ट जो लेते हैं जंक्शन रूल लेते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब किसी एक पॉइंट पे इनकमिंग करंट का सम इक्वल होता है आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो ये जो I है ये किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। तो सिग्मा I इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसमें साइन कन्वेंशन से ऐसे मान लेते हैं, इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव। तो इससे हम ऐसे जंक्शन रूल अप्लाई कर देते हैं। सेकेंड हम इसमें लेते हैं वोल्टेज रूल। तो वोल्टेज रूल के लिए सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR, ये भी क्या होता है, ज़ीरो फॉर क्लोज्ड लूप। कोई भी ऐसे सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो क्लोज लूप में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया किरचॉफ रूल। ये तो बच्चों हमको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करके ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तो आप NCERT एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन अपलोडेड हैं, उनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 5 रेजिस्टेंसेस होते हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। कि 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे हुए रहते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये एक ब्रिज की फॉर्म में लगे हुए हैं। ये 5th रेजिस्टेंस होता है सेंटर में, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो ये सपोज ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, वायर जा रहे हैं। तो अब इनमें कुछ
करंट यहाँ पे आके ऐसे डिवाइड हो जा रहा है, फिर वो यहाँ आकर मिल जा रहा है, तो वापस यहाँ से आउट हो रहा है। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो इस वाली आर्म में कोई करंट नहीं रहा, सेंटर में जो आर्म है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। तो बैलेंस कंडीशन है ये इसकी ब्रिज की। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन हो गई है। ठीक, तो इतने फॉर्मूले थे बच्चों इस चैप्टर में। आई होप कि सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। ये इन सब की यूनिट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ही ली हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। बच्चों एक बैटरी है जिसका यहाँ पर ईएमएफ गिवन है हमें। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो बच्चों हमें गिवन क्या है, यहाँ EMF गिवन है हमको और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी गिवन है। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम करंट। तो बच्चों जब हमने टॉपिक पढ़ा था सेल EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, और जो भी सेल होता है उसका कुछ EMF होता है, कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बच्चों पहले तो हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं हम। हमें यहाँ पर बैटरी का EMF गिवन है 12 वोल्ट। ठीक, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। मैक्सिमम करंट हमें बताना है कि कितना होगा, आई मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो बच्चों करंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ऐसे किसी भी सेल से जब करंट फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बच्चों कहीं पर भी कोई भी ऐसे बैटरी लगी हुई हो तो उसके साथ कोई डिवाइस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सेल या बैटरी है तो उसका कुछ EMF भी होगा, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। तो इससे करंट फ्लो होगा मैक्सिमम कब, जब ये वाला रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। प्रैक्टिकली ये भी जीरो नहीं होता है, चाहे हम सिंपल वायर भी लें उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। लेकिन मैक्सिमम करंट के लिए क्या होगा कि अगर ये R की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस टाइम पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेल से जो भी करंट आएगा मींस E अपॉन R बचेगा सिर्फ। ठीक है, कब के लिए, जिस टाइम पर R की वैल्यू जीरो है। EMF कितना है 12, R की वैल्यू है 0.4, तो ये हमारे पास आ गया, पॉइंट हटा के जीरो लगा दिया हमने 30। तो मीन्स I मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना करंट इससे फ्लो हो सकता है, 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। यही आंसर आ गया। तो किसी भी बैटरी से मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जीरो होना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिस टाइम पर जीरो होगा उस टाइम उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ बैटरी ऑफ EMF 10, यहाँ पर फिर से हमें EMF गिवन है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, उस बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है R, EMF ये हो गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, ये हमें I की वैल्यू दे दी कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये R फाइंड करना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज, और क्या फाइंड करना है हमें, टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है एक तो बैटरी का EMF ये है 10 वोल्ट, फिर हमें गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 3 ओम, फिर हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है
जबकि करंट हमें यहाँ पर गिवन है 0.5 एम्पियर का। तो पहले तो हमें R फाइंड करना है, फिर हमें उसके बाद V भी फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, तो इसको ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R से हमारे पास R प्लस R की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन I। E कितना है, ये है EMF 10 और करंट की वैल्यू है 0.5। तो R प्लस R कितना आ गया, 20। यहाँ से R निकालेंगे तो 20 माइनस R, और ये R कितना है 3, तो 20 माइनस 3 ये आ गया 17। ठीक, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 17 ओम। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 17 ओम का है। अब हमें यहाँ पर और फाइंड करना है V। नाउ द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज V, EMF, ये करंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो बस अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रख देंगे। EMF कितना है, EMF हमारे पास 10, I की वैल्यू, करंट कितना है, करंट है 0.5, और R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3। तो ये आ गया 10 माइनस 1.5, तो V की वैल्यू आ गई, माइनस करें तो 8.5 वोल्ट। ठीक, तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया हमारे पास 8.5 वोल्ट। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।